हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस के कुछ प्रश्न करेंगे। और आपने देखा होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होते थे, लिक्विडिटी रेशियोज़ निकालते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ हम निकालते हैं। तो हमें सब चीज़ें दी हुई होती थी और उससे हम क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूलेज हम निकालते थे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स हैं ये। इसमें क्या है कि हमें रेशियोज़ निकाल कर दे रखे हैं और हमें वापस जाना है। बैकवर्ड मेथड हो गया एक तरीके से कि अगर हम करंट रेशियो निकालते हैं तो हमें करंट एसेट्स चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए। अब हमें करंट रेशियो तो दे दिया, अब उसकी हेल्प से हम करंट एसेट्स कितने होंगे, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी, या आपके प्रोप्राइटर्स फंड कितने होंगे, फिक्स्ड एसेट्स कितने होंगे, ये हमें निकालना है। तो एक तरीके से बैकवर्ड मेथड हो गया, एक तरीके से वापस जाना है। तो ये थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने पिछली वीडियो सही से पढ़ी होंगी, देखी होंगी, तब आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये। यहाँ पर देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेक आउट अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड हमें निकालना है, यानी कि इसका स्टेटमेंट बनाना है। हमें देखिए करंट रेशियो दे रखी हैं, लिक्विडिटी रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सब चीज़ें दे रखी हैं। अब इसकी हेल्प से हमें ये सब चीज़ें निकालनी हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए करंट रेशियो हमें दिया हुआ है। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है। वर्किंग कैपिटल जो होता है वो क्या माना जाता है, वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल हमें 60,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ नहीं पता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है हमें। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो ये हमें 2:2 यानी कि 2.5 है, 2.5 हमें ये दिया हुआ है। तो यानी कि 2.5 करंट एसेट्स ज़्यादा होते हैं तो ये ऊपर आ गया, और अपन नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो करंट एसेट्स 2.5 गुना है, करंट लायबिलिटीज़ 1 अगर मानते हैं तो ये 2.5 गुना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू x। तो करंट एसेट्स हो गए 2.5x, क्योंकि 2.5 गुना है, ये 2.5 टाइम्स हो गए। अब हमें देखिए अपने फॉर्मूले में इसमें लगाते हैं। तो करंट एसेट्स हमने 2.5 माने और करंट लायबिलिटीज़ x माना। तो ये कितना बचा हमारा, 60,000, इसको अलग कर देते हैं। 60,000 इक्वल टू 1.5x, 2.5x में से 1x घटा दो, अगर x अकेला है तो इसका मतलब 1 माना जाता है, तो 1.5x। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आ जाएगा हमारा 40,000 रुपये निकल कर, यानी x आ गया 40,000 रुपये। तो x क्या माना था हमने, करंट लायबिलिटीज़ को, तो करंट लायबिलिटीज़ आ गई 40,000। करंट एसेट 2.5 गुना है, तो 2.5 को x की जगह पे 40,000 लिख दें। तो हमारे करंट लायबिलिटीज़ तो आ गई 40,000, और करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, ये 2.5 गुणा x कितना है 40,000, तो ये आ गया 1,00,000 रुपया। तो इस तरह से हम करंट एसेट्स भी निकल गई हमारी और करंट लायबिलिटीज़ भी निकल गई। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, लिक्विड रेशियो 1.5। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड रेशियो हमें दिया हुआ है 1.5, तो यानी कि 1.5 बराबर लिक्विड एसेट्स कितने हैं पता नहीं, निकालने हैं अभी। करंट लायबिलिटीज़ पता है हमें, करंट लायबिलिटीज़ हमने ये 40,000 निकाली थी, तो ये 40,000 लिख दो। अब लिक्विड एसेट्स निकल जाएंगे हमारे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं बटे 1, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 गुणा 40,000, तो ये 60,000 रुपये निकल कर आ जाएगा लिक्विड एसेट्स।
जो लिक्विड एसिड्स होते हैं और करंट एसिड्स होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि लिक्विड एसिड्स में स्टॉक नहीं होता, यानी कि करंट एसिड्स में स्टॉक घटा दें तो लिक्विड एसिड्स आ जाते हैं। तो यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है तो करंट एसिड्स में से लिक्विड एसिड्स घटा दीजिए। करंट एसिड्स हमने 1 लाख रुपए निकाले थे ऊपर, लिक्विड एसिड्स अभी 60,000 निकाले हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 40,000 रुपये। इस तरह से हम करते हैं, लेकिन पुराने फार्मूले हमें पहले याद होने चाहिए, तभी हम पता रहेगा कि हमें कहाँ क्या फार्मूला लगाना है। अब क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिशियस एसिड्स टाइप के तो कोई आइटम नहीं दिए गए हैं, रिजर्व, सरप्लस, बैंक, तो एक प्रॉपर्टी रेशियो है, इसको और निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रॉपर्टी फंड्स। तो देखें आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिशियस एसिड्स नहीं है, तो जो प्रोप्राइटर्स फंड है हमारा, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू माना जाता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ऐसा आप लिख सकते हैं, या करंट लाइबिलिटीज़ इधर लिख सकते हैं तो भी बात बराबर आ जाएगी। माइनस करंट लाइबिलिटी है तो ये प्रोप्राइटर्स फंड में प्लस हो जाता है। अब समझने की बात है कि प्रोप्राइटरी रेशियो हमें दिया हुआ है 0.75 दिया हुआ है, और फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो है ये, तो फिक्स्ड एसेट्स 0.75, प्रोप्राइटर्स फंड 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू एक्स मान लिया, लेट, तो फिक्स्ड एसेट्स हो गए हमारे 0.75x, क्योंकि रेशियो 0.75 है, तो फिक्स्ड एसेट्स 0.75, प्रोप्राइटर्स फंड 1 मान लिया जाता है, तो ये x हो गया, या 1x मान लीजिए, एक ही बात होती है। अब हमें क्या करना है, ये हमें मान लिया तो हम अपने फॉर्मूले में देखते हैं। फॉर्मूले में देखें तो प्रोप्राइटर्स फंड x हो गया, x एज्यूम करा, फिक्स्ड एसेट्स 0.75x हो गया, प्लस करंट एसेट्स हमने निकाले थे ऊपर 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए लिख दिए, माइनस करंट लाइबिलिटीज़ हमने निकाली थी 40,000, तो ये 40,000 लिख दिया इसकी जगह पे, ये अलग कर देते हैं। तो ये हमारा कितना बचा, x है, ये 0.75 है, तो इसको इधर माइनस कर देते हैं, x माइनस 0.75x, x कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं साथ में, इक्वल टू 1 लाख में से 40,000 गए, 40,000 है ये, तो ये बचे 60,000, एक x में से 0.75 गए तो 0.25x बचा, इक्वल टू 60,000, तो x बराबर कितना बचेगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये आपका निकल कर आएगा 2,40,000। तो ये हमारा प्रोप्राइटर्स फंड निकल कर आ गया 2,40,000 रुपये। अब हम अगर फिक्स्ड एसेट्स चाहिए तो हमें फिक्स्ड एसेट्स से पता चल जाएंगी, वो कितनी थी 0.75x, तो यानी कि 0.75 गुणा 2,40,000, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 1,80,000 रुपये। तो फिक्स्ड एसेट्स भी आ गए हमारे और प्रोप्राइटर्स फंड भी आ गया। प्रोप्राइटर्स फंड में क्या होता है, इसमें शेयर कैपिटल होती है और आपके रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं 40,000 रुपये, तो यानी कि टोटल प्रोप्राइटर्स फंड है 2,40,000, तो हमारी शेयर कैपिटल निकल सकती है इससे, क्योंकि देखिए प्रोप्राइटर्स फंड जो होता है उसमें हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी इसमें शेयर कैपिटल होनी चाहिए और प्लस रिजर्व्स होने चाहिए। तो प्रोप्राइटर्स फंड हमने अभी निकाला है 2,40,000 रुपये, तो 2,40,000 तो ये हो गया। शेयर कैपिटल पता नहीं, रिजर्व्स हमें पता है 40,000 ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो अब शेयर कैपिटल हमारी निकल जाएगी इससे। शेयर कैपिटल इक्वल टू 2,40,000 माइनस के 40,000, क्योंकि 2,40,000 है, ये 40 इधर है, तो कितने कम रह गए यहाँ पर, 2 लाख कम रह गए, तो 40,000 माइनस हो गए, तो 2 लाख रुपए आपके शेयर कैपिटल निकल कर आ गई।
अब हम अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे? तो स्टेटमेंट हम बनाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख देते हैं और अमाउंट आ जाएगा इन रुपीस। प्रोप्राइटर्स फंड में देखिए आप, फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास। फिक्स्ड एसेट्स हमने निकाले थे 1,00,000 रुपए। फिक्स्ड एसेट्स हमने निकाले थे 1,80,000 रुपये। और वर्किंग कैपिटल प्रश्न में दिया ही हुआ था, उसमें क्या था 60,000 हमें दिए हुए थे, देख सकते हैं आप प्रश्न में। वर्किंग कैपिटल 60,000 रुपये दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल हमारा है 60,000 रुपये। अब इसमें आप देखें तो इसमें क्या क्या आता था? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है? स्टॉक आता है, बाकी अदर एसेट्स हो गए। क्योंकि अदर हमें पता नहीं है, स्टॉक तो हम अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी और नहीं पता तो हम अलग लिक्विड एसेट्स होंगे बाकी। तो स्टॉक हमने 40,000 निकाला। लिक्विड एसेट्स कितने हो गए हमारे? 60,000, क्योंकि करंट एसेट्स टोटल कितने थे? 1,00,000 रुपए के थे। तो ये तो ए पार्ट हो गया। और इसमें बी क्या आ गया? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रश्न में दिया हुआ है। ये करंट होते हैं जो विद इन अ ईयर हम कन्वर्ट कर देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिया हुआ है 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट के हो गए। और बाकी क्योंकि करंट लायबिलिटी 40,000 की थी तो 10 ये हो गए, तो 30,000 बाकी बच गई। यानी कि क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, तो हम क्रेडिटर्स मान लेते हैं। तो ये होगा 40,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो यानी कि ए माइनस बी हो गया एक तरीके से। 1,00,000 ये ए पार्ट हो गया और ये बी हो गया। तो ए माइनस बी 60,000 आ गया। 1,00,000 माइनस 40,000, यानी कि 1,00,000 माइनस 40,000। तो ये 60,000 निकल कर आ गया। तो ये क्लियरली पता चल गया कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो हमारा टोटल इधर हो गया 2,40,000 रुपये। ये हमारा प्रोप्राइटर्स फंड आ गया निकल कर, या प्रोप्राइटरी फंड्स। नीचे का दूसरा हिस्सा होता है लायबिलिटी की तरफ से। तो ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे लिख दिया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय, कि ये प्रोप्राइटर्स फंड में 2,40,000 इधर के हिस्से में क्या है? लायबिलिटी साइड जो होती है बैलेंस शीट में, ऐसे समझ लीजिए। तो हमने एक शेयर कैपिटल निकाला था 2,00,000 रुपये, और रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रश्न में दिए हुए थे 40,000 रुपये। तो दोनों हो गया 2,40,000 रुपये। इस तरह से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपको 2-3 बार करके देखना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी फिर वैसे ही करना है कि इसमें हमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल, रिजर्व दे रखे हैं और हमें बैलेंस शीट एक तरीके से बनानी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं कि अगर पहला समझ में ना आया हो तो आप दोबारा करेंगे तो इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर वैसे ही दिया हुआ है हमें। करंट रेशियो 2 दे रखा है 2:1, लिक्विड रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो इसकी हेल्प से हम फिर निकालेंगे। मैंने आपको बताया था करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ये 2 दे रखे हैं, तो यानी कि 2:1 यानी कि 2/1। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू x, तो करंट एसेट्स हो गए 2x, और वर्किंग कैपिटल हमें 3,00,000 रुपीज़ की दे रखी है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये हमें 3,00,000 रुपीज़ ऊपर दे रखी है।
करंट एसिड्स हमें 2x, ये x करंट लायबिलिटी x है, या 1x लिख लीजिए समझने के लिए। तो ये हो गया आपका 3 लाख इक्वल टू 2x में से 1x चला गया तो 1x बच गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 लाख। x की वैल्यू आ गई आपकी 3 लाख। x हमने क्या माना करंट लायबिलिटीज़, तो हमारे देखिए निकल कर आ गया करंट लायबिलिटीज़ आ गई 3 लाख, और करंट एसिड्स कितने हो जाएंगे 2 गुना, तो 2 गुणा 3 लाख, तो ये हो गया आपका 6 लाख। तो एक आ गया हमारा करंट लायबिलिटीज़, एक आ गई हमारी करंट एसिड्स, दोनों चीज़ें हमारी निकल कर आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, लिक्विड एसिड्स देखने हैं प्रश्न में। लिक्विड एसिड है 1.2, यानी कि लिक्विड रेशियो है 1.2:1। तो लिक्विड एस रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ये हमें 1.2/1 दिया हुआ है प्रश्न में। करंट लायबिलिटीज़ हमें देखिए लिक्विड रेशियो 1.2 दे रखा है, और लिक्विड एसिड्स हमें पता नहीं, करंट लायबिलिटीज़ पता हैं जो हमने अभी 3 लाख रुपए निकाली हैं। तो इतने हिस्से को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से हो जाएगा तो लिक्विड एसिड्स आ जाएंगे आपके, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 गुणा 3 लाख रुपए, तो ये 3,60,000 रुपये आ जाएंगे जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। इट कम्स टू 3,60,000 रुपीज़। ये हमारा आ गया लिक्विड एसिड्स। तो ये लिक्विड एसिड्स निकल कर आ गए हमारे। अब हमें क्या निकालना है, मैंने बताया था कि हम लिक्विड एसिड्स और करंट एसिड्स में जो अंतर होता है नॉर्मल क्वेश्चंस में, वो स्टॉक का डिफरेंस होता है। यानी कि हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं करंट एसिड्स में से लिक्विड एसिड्स माइनस करके। तो करंट एसिड्स हमने अभी निकाले थे 6 लाख, और लिक्विड एसिड्स अभी निकाले हमने 3,60,000, तो 2,40,000 रुपीज़ हमारे स्टॉक निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से हम करंट लायबिलिटीज़ देख सकते हैं। करंट लायबिलिटीज़ हमारी कितनी है, करंट लायबिलिटीज़ अभी हमने निकाली थी 3 लाख। करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या होता है देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिया हुआ है 2,40,000 रुपये, तो इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक से कुछ ज़्यादा पैसे निकाल लिए जितने हमारे अकाउंट में थे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे 2,40,000। तो जब करंट लायबिलिटी 3 लाख है तो बाकी क्या मान लेते हैं हम, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। जब प्रश्न में कुछ नहीं दिया तो बाकी तो कुछ करंट लायबिलिटीज तो होंगी। जब टोटल 3 लाख है, 2,40,000 ही हैं, तो हम क्रेडिटर्स मान लेते हैं, वो मान लेंगे हम 60,000, क्योंकि 3 लाख है तो 2,40,000 तो ये हो गए, बचे कितने 60,000। यानी कैसे निकाला हमने, 3 लाख रुपए में से ये 2,40,000 रुपये माइनस कर दिए, तो ये आ गया हमारा 60,000 रुपये। तो क्रेडिटर्स आ गए हमारे 60,000। फिर वैसे ही देखते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड निकालते थे, तो उसको भी हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू एक्स। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने हो जाएंगे हमारे, ऊपर देखिए रेशियो दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स का 0.8, तो ये हो गया 0.8x या 0.8x कह सकते हैं। फिर वैसे ही हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। प्रोप्राइटर्स फंड को हमने x माना, फिक्स्ड एसेट्स को 0.8x माना, करंट एसेट्स को हमने कितना माना, करंट एसेट्स हमने यहाँ पे निकाले थे 6 लाख रुपीज़, करंट लायबिलिटीज़ हमने निकाली थी 3 लाख रुपीज़, तो ये हो गया x माइनस 0.8x, ये इधर आ गया, और ये हो गया 3 लाख। x ये है 0.8x इधर आ गया, 6 में से 3 गए, 6 लाख में से 3 लाख, 3 लाख बचे। ये बचा x में से, यानी 1 मान लेते हैं, 1x में से 0.8 गया तो 0.2x बचा, और 3 लाख। तो x की वैल्यू आ गई 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 15 लाख रुपए निकल कर आ जाएगी। तो ये 15 लाख रुपए हमारे क्या आ गए, प्रोप्राइटर्स फंड। फिक्स्ड एसेट्स निकालने हैं तो वो 0.8x है, तो फिक्स्ड एसेट्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि वो 0.8x हैं, तो 0.8 इंटू एक्स निकाला हमने 15 लाख,
तो ये 12 लाख रुपए ये निकल कर आ गए फिक्स्ड एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, ये फिक्स्ड एसेट्स निकल कर आ गए हमारे अभी। अब प्रोप्राइटर्स फंड मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं इस प्रश्न के हिसाब से। तो रिजर्व एंड प्रोप्राइटर्स फंड हमारा कितना आया निकल कर 15 लाख, तो ये तो हमारे 15 लाख हैं। 15 लाख में क्या क्या होना है, ये 15 लाख हमें दिए हुए हैं प्रोप्राइटर्स फंड, तो शेयर कैपिटल होनी है और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमें प्रश्न में दिए हुए हैं 4 लाख रुपए के, ये देखिए 4 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो ये तो 4 लाख हो गए रिजर्व एंड सरप्लस। तो 15 लाख टोटल होने हैं, तो 4 लाख ये हैं, तो ये कितने बचेंगे, 15 लाख तो टोटल है, 4 लाख कितने हो गए, तो बचे कितने 11 लाख रुपए। तो ये शेयर कैपिटल 11 हो गए, रिजर्व सरप्लस 4 लाख दे रखे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15 लाख। तो 15 लाख बात बराबर हो गई। अब हमारे देखिए सब चीज़ें निकल गई हैं, शेयर कैपिटल भी निकल गई, ये भी पता है हमें। अब हम अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट मैं पुराने मेथड से ही बना देता हूँ। बैलेंस शीट, इधर हम इक्विटी एंड कैपिटल लायबिलिटीज लिख लेते हैं, इधर एसेट्स आ जाएंगे, अमाउंट आ गया, आप देखें सबसे पहले हमारा शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड एक ही बात है। इसके अंदर क्या क्या आ गया हमारा, देखिए शेयर कैपिटल अभी हमने निकाला था 11 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस प्रश्न में दिया हुआ था 4 लाख रुपए, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं है प्रश्न में, करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट तो प्रश्न में दिया हुआ था 2,40,000, और क्रेडिटर्स हमने बाकी मान लिए थे 60,000 रुपये। जब आप ये प्रश्न करेंगे तो कॉपी में करते रहिएगा, तो पीछे का आपको दिखता रहेगा। इधर नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स जो कहे जाते हैं, तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स हमारे हमने कितने निकाले थे 12 लाख रुपए, और करंट एसेट्स, करंट एसेट्स देखेंगे तो स्टॉक है 2,40,000 का, और अदर लिक्विड एसेट्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लिक्विड एसेट्स 3,60,000 के, क्योंकि 6 लाख के करंट एसेट्स थे हमारे, और हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। ये सब वही चीज़ लिखी है जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट करी है। इसका टोटल करेंगे तो ये 18 लाख आएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये भी 18 लाख आएगा। बैलेंस शीट में दोनों साइड टोटल बराबर होना चाहिए। इस तरह से हमने ये बैलेंस शीट बनाई है कि हम देखिए बैकवर्ड पीछे की तरफ आ गए कि चीज़ें हमें निकाली हैं, और हमने उस रेशियो के हेल्प से ये सब आइटम्स हमने कैलकुलेट करे हैं। जो नॉर्मल प्रश्न होते थे पहले उसमें ये सब चीज़ें दी हुई थी, इसकी हेल्प से हम रेशियोज निकालते थे। अब हमें रेशियो दिए हैं और उनसे हमें ये वापस सब आइटम्स अलग अलग निकालने हैं कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटर्स फंड, फिक्स्ड एसेट्स सब कितने कितने हैं, ये हमने निकाल लिया। कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसमें थोड़े आइटम्स अलग दिए हुए हैं। इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट्स, टर्न नेटवर्थ, सेल्स दे रखी हैं, कलेक्शन पीरियड हैं, रिजर्व सरप्लस हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो दिए गए हैं। इनकी हेल्प से हम डिफरेंट आइटम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पता लगाएंगे। सबसे पहले आप देखें तो हमें सेल्स दे रखी है 7,50,000 रुपये की। ये सेल्स की हेल्प से हम कई चीज़ें हम निकाल सकते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो, ये फार्मूला होता है इसका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है, सेल्स हमें 7,50,000 रुपये दे रखी है इंटू 100, और आंसर आना है कितना हमारा 20%, 20/100। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे इसको, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 20 से 5 कट गया, 5 बार आ गया,
2 जीरो इसके कट गए, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 75,000 गुणा 2, तो 1,50,000 रुपये आपके आ गए ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है, मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,50,000 रुपये निकल कर आ गया है। और बाकी हम आइटम निकाल सकते हैं। अब देखिए सेल्स को एक हमें चाहिएगा आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमने क्वेश्चन में दी हुई है 7,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने निकाला 1,50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शॉर्ट में लिख दिया है, तो ये निकल कर आ गया आपका 6 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 6 लाख। ये हमें कई फॉर्मूले में चाहिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें आगे सब चीज़ें स्टॉक टर्नओवर वगैरह दे रखे हैं, तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 गुना है, 6 टाइम्स दे रखा है। टर्नओवर रेशियोज हम टाइम्स में लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालते हैं। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 दे रखा है, तो 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल ही लिया 6 लाख रुपए। एवरेज स्टॉक इससे निकल कर आ जाएगा, तो एवरेज स्टॉक हमारा अब कितना आ जाएगा, ये इससे भाग हो जाएगा, ये 1 होता है, तो एवरेज स्टॉक को 6 से गुणा करा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 6 गुणा ये, और ये 1 से गुणा इसे करा तो ये हो गया 6 लाख। अब एवरेज स्टॉक हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 लाख डिवाइड बाई 6 नीचे आ गया, तो आ गया 1 लाख रुपए। तो ये हमारा एवरेज स्टॉक निकल कर आ गया। अब हम देखेंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड, यानी कि जो डेटर्स हैं जिनको हम उधार सामान बेचते हैं वो 1.92 मंथ्स में, यानी कि लगभग 2 महीने से कुछ कम में हमारा पैसा चुका देते हैं। तो उसकी हेल्प से भी हम कई चीज़ें निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि डेब्ट कलेक्शन पीरियड हम लिखते हैं यहाँ पे डेब्ट कलेक्शन पीरियड। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हमारा बनेगा एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि उधार वाले ही होते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये क्योंकि ये मंथ्स में दे रखा है 1.2 मंथ्स में, यहाँ पे देखिए डेब्ट कलेक्शन पीरियड 1.29 मंथ्स है, तो हम मंथ्स में 12 से गुणा कर लेंगे। डेज में होता तो 365 से कर लेते। डेब्ट कलेक्शन पीरियड हमें 1.92 मंथ्स दिया हुआ है। एवरेज रिसीवेबल्स हमें पता नहीं है। नेट क्रेडिट सेल्स हमें दिया हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, तो ये सेल्स जो है ये उधार वाली ही होगी, क्योंकि अलग करने का कोई पैरामीटर यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है। तो हम 7.5 लाख रुपए को उधार वाली ही सेल ही एज्यूम कर लेंगे इंटू 12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएगा 7,50,000 गुणा 1.92, और ये भाग नीचे आ जाएगा बटे 12। तो इसकी हेल्प से हम एवरेज रिसीवेबल्स निकाल लेंगे, 1,20,000 रुपये आ जाएगा निकल कर। एवरेज रिसीवेबल मतलब डेटर्स हो गए, तो 1,20,000 रुपये निकल कर आ जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। ये टर्नओवर में फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होगा, तो हमें फिक्स्ड एसेट्स आराम से हम निकाल सकते हैं। आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला भी वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो हमें कितना दिया हुआ है ऊपर 1.25, तो 1.25 बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ऊपर 6 लाख निकाला ही है अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कितने हो जाएंगे 6 लाख, ये नीचे चला गया 1.25, तो इससे हमारे फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे 4,80,000 रुपये। फिक्स्ड एसेट्स आ गए, ये डेटर्स आ गए एवरेज रिसीवेबल्स। तो कई चीज़ें हमारी देखिए अब निकल गई हैं।
इसके बाद हमें निकालना है फिक्स्ड एसेट्स। जब निकल गया तो इससे हम देखिए फिक्स्ड एसेट्स नेट वर्थ निकाल सकते हैं। जब फिक्स्ड एसेट्स पता है तो नेट वर्थ आराम से निकल जाएगा। ये 1.2 टाइम्स दे रखा है। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स नेट वर्थ रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ। इसका फॉर्मूला हमारा होगा डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। फिक्स्ड एसेट्स का 1.2 आंसर दे रखा है। फिक्स्ड एसेट्स अभी हमने निकाले हैं 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई नेट वर्थ निकल जाएगा। तो ये हो गया नेट वर्थ बराबर 4,80,000, ये इधर आ गया, ये नीचे आ गया 1.2। तो नेट वर्थ हमारा निकल कर आ जाएगा 4 लाख रुपीज़। तो हमारा क्या आ गया, नेट वर्थ आ गया 4 लाख रुपए। नेट वर्थ जैसे हम प्रोप्राइटर्स फंड निकालते थे वही चीज़ है नेट वर्थ। नेट वर्थ में देखिए हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारा देखिए शेयर कैपिटल होगी और रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। रिजर्व्स मतलब जो प्रॉफिट्स हमारे होते हैं बच जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमारे सब किस में आते हैं, रिजर्व और सरप्लस में आते हैं। अब हमें प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ, नेट वर्थ हमें टोटल दे रखी है कितनी, हमने अभी निकाली थी 4 लाख रुपए। ये तो हमें 4 लाख पता ही है। देखें आप नेट वर्थ कितनी है, 4 लाख रुपए निकालिए तो ये तो 4 लाख हमारे हैं। इनको हमें बांटना है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में। तो यहाँ पर अगर आप देखें कहीं तो रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल का जो रेशियो है वो 0.25 और 1 का रेशियो है। यानी कि जो टोटल 4 लाख है उसमें 0.25 हिस्सा ये है और 1 हिस्सा ये है। तो अब कैसे निकाला जाए, तो ये रेशियो हो गया हमारा, इन दोनों में बांटना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस 0.25 है और ये 1 है। तो रेशियो 4 लाख को हमें दोनों में बांटना है। तो शेयर कैपिटल में हम कैसे बांटें और रिजर्व एंड सरप्लस में बांटना है इस 4 लाख रुपए को। तो शेयर कैपिटल 1 है और ये है 0.25। इसको हम गुणा कर देंगे 4 लाख से, क्योंकि 4 लाख को बांटना है। इसको भी हम 4 लाख से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों का जोड़ लीजिए, जोड़ के कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ के आएगा 1.25। 1 और 25 पैसे समझ लीजिए, 1 और 0.25, तो ये हो गया 1.25। इसे 1.25 से भाग कर दीजिए और इसको 1.25 से भाग कर दीजिए। तो ये निकल कर आएगा आपका 80,000 रुपये और ये निकल कर आएगा 3,20,000 रुपये। तो आप देखेंगे कि ये 25 है और ये 1 है, यानी कि 25 का 4 गुना कितना होता है, 1 ही होता है। 25 25 25 25 0.25 जोड़ोगे तो ये 4 गुना, तो ऐसे इसका देखेंगे तो ये भी 4 गुना ही आएगा। 8 चौक 32 होते हैं तो ये भी 4 गुना हो गया। 0.25 गुणा 4 करोगे तो 1 ही आता है। ऐसे ही 80,000 को गुणा करेंगे 4 से तो 320 ही आएगा। तो देखिए बिल्कुल क्लियरली हो गया कि 80,000 हो गए, ये 3,20,000 हो गए हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए नेटवर्थ हमें जब निकल गई 4 लाख, तो इससे हम और चीज़ें निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको लॉन्ग टर्म लोन टू नेटवर्थ। तो नेटवर्थ पता है तो लॉन्ग टर्म लोन पता चल जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं, 0.5, नेटवर्थ है 1। तो जितना नेटवर्थ है उसका आधा, 0.5 कितना होता है, आधा, तो लॉन्ग टर्म लोन बन जाएंगे। तो हम ये भी निकाल लेते हैं। तो यानी कि लॉन्ग टर्म लोन जो है हमारा टू नेटवर्थ गिवन है 0.5:1। तो यानी कि नेटवर्थ हमारा दिया हुआ था 4 लाख रुपए और उसका आधा ये हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म लोन कितना बचेगा हमारा, 0.5, यानी कि आधा मान लीजिए। तो 4 लाख का आधा कितना होगा, 2 लाख। तो 0.5 को 4 से गुणा कर लिया तो 0.2 लाख, खाली 2 लाख रुपए निकल कर आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जो हम लंबे समय के लिए लोन लेते हैं, बैंक से लोन या डिबेंचर्स ले लिए
या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्तीय संस्थान से लंबे समय के लिए लोन ले लिए, 5 साल 10 साल के लिए लोन ले लिया, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स कहलाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ें आ गई। अब हमें देखिए क्या दे रखा है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, इनकी हेल्प से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ निकालेंगे। हमें देखिए स्टॉक तो दे ही रखा है, यहाँ पे एवरेज स्टॉक हमने निकाल लिया था कहीं, एवरेज स्टॉक 1 लाख आया था, तो यहाँ पर अब ज़रूरत पड़ सकती है हमें इसकी। अब देखिए करंट रेशियो, करंट रेशियो हमें कितना दे रखा है, 1.6:1, यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 1.6/1 ये हमें गिवन है। और जो लिक्विड रेशियो है, लिक्विड रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ये हमें गिवन है 1.1 और ये 1 है, तो यानी कि 1.1/1, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। इनकी हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। फिर समझने की बात यह है कि करंट लायबिलिटी दोनों में एक ही है। करंट एसेट्स और करंट लिक्विड एसेट्स में जो अंतर है वो किस चीज़ का होता है, स्टॉक का। यानी कि यहाँ पे देखिए 1.6 है, ये 1.1 है, क्योंकि दोनों 1 के कंपैरिजन में है, तो ये 0.6 है, ये 0.1 है फालतू, ये 1.6 ये 1.1, तो जो इन दोनों का अंतर है वो किसकी वजह से है, स्टॉक की वजह से है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि करंट एसेट्स में से अगर हम लिक्विड एसेट्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है स्टॉक। स्टॉक जो बच जाता है तो करंट लायबिलिटीज़ तो 1 है, ये 1.1 है, ये 1.6 है। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एज्यूम कर लिया लेट करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू x, तो करंट एसेट्स हो गए 1.6x और लिक्विड एसेट्स हो गए 1.1x। तो करंट एसेट्स कितने हो गए 1.6x, लिक्विड एसेट्स हैं 1.1x, और स्टॉक तो हमने पहले ही निकाला था, एवरेज स्टॉक आपको याद होगा, एवरेज स्टॉक देखिए हमने निकाला था पिछले 1 लाख रुपए, तो स्टॉक हमें पता है 1 लाख रुपए। इसको 1.6 में से 1.1 माइनस करेंगे तो 0.5x बचेगा, 0 लगा सकते हैं, इक्वल टू 1 लाख रुपए। तो x की वैल्यू आ गई 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.5, इसको करेंगे भाग तो ये 2 लाख रुपए निकल कर आएगा। ये जो 2 लाख रुपए निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, x की वैल्यू। x क्या माना था हमने, करंट लायबिलिटीज़, तो देखिए सब निकल गई हमारी। करंट लायबिलिटीज़ हो गई 2 लाख, करंट एसेट्स कितने होंगे 1.6 टाइम्स हैं, 1.6 से गुणा कर लो उसको इंटू x, x कितना माना अभी हमने 2 लाख, तो 16 टू जब 3,20,000 आ गया। ऐसे लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, लिक्विड एसेट्स कितने टाइम्स है 1.1x माना हमने, क्योंकि 1.1 है, तो 1.1 गुणा x 2 लाख था, ये आ गया 2,20,000। तो देखिए तीनों चीज़ें आ गई, ये भी आ गया, करंट एसेट्स भी आ गए और लिक्विड एसेट्स भी आ गए, 2,20,000 रुपये। अब हम इसमें और आइटम्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। करंट एसेट्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं, उसमें कैश भी होता है, डेटर्स भी होते हैं, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, स्टॉक होता है। तो अगर आप देखें करंट एसेट्स हमारे 3,20,000 हैं, उसमें लिक्विड एसेट्स भी होंगे और हमारा स्टॉक भी होगा। तो लिक्विड एसेट्स जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, समझने की बात है। देखिए करंट एसेट्स जो होते हैं उसमें हमारा क्या आता है, ये लिक्विड एसेट्स तो हैं प्लस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स में भी कई वैरायटी हो सकती हैं, डेटर्स हो सकते हैं, कैश हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अब हमारे प्रश्न में अगर आप देखेंगे, ऊपर प्रश्न में हमें यहाँ पर और तो कुछ नहीं दिया गया है, सब चीज़ें सेम हैं। तो कहने का मतलब अब ये हुआ कि लिक्विड एसेट्स में डेटर्स हो सकते हैं, कैश हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। स्टॉक हमने 1 लाख रुपए निकाला ही था। लिक्विड एसेट्स हमारे कितने हैं 2 लाख, देखें आप 2,20,000 हैं, टोटल 2,20,000 हैं ये। इसके अंदर डेटर्स भी होंगे, कैश भी होंगे, क्योंकि डेटर्स हमने अलग से निकाले थे, आपको याद होगा डेटर्स कलेक्शन पीरियड में। डेटर्स देखें आप, डेटर्स हमने 1,20,000 निकाले हैं, तो डेटर्स तो इसके अंदर 1,20,000 हो गए। टोटल लिक्विड एसेट्स कितने हैं 2,20,000, इसके अंदर डेटर्स भी आ गया, कैश भी आ गया, तो 1,20,000 तो डेटर्स हो गए, तो
तो आपने देखा कि जब डेटर्स 1,20,000 हैं, टोटल है 2,20,000 लिक्विड एसिड्स, तो डेटर्स 1,20,000 है तो बचे कितने कैश, तो टोटल 2,20,000 में से 1,20,000 घटा दो तो बचे कितने 1,00,000, तो टोटल 2,20,000 हो जाएंगे। तो ये कैश हमने मान लिया यहाँ पर 1,00,000 रुपये, क्योंकि टोटल 2,20,000 रुपये करने हैं। स्टॉक हमारा 1,00,000 अलग है ही। तो ये सब चीज़ें हमारी अब निकल गई हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट हम रख लेते हैं पुराना ही। यहाँ पर हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज़ इस तरफ आती हैं। अब तो वैसे वर्टिकल फॉर्म आ गया है, लेकिन अभी आप समझने के लिए इसमें ही कर लीजिए। और एसेट्स आपके आ जाएंगे इसमें, और अमाउंट आ गया, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। सबसे पहले देखिए हम शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का कितना हिस्सा है, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखा जाएगा, और रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। ऐसे इधर हमारे नॉन करंट एसेट्स आएंगे, नॉन करंट एसेट्स, और फिर करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स में अभी हम देख रहे थे कि उसमें स्टॉक आ सकता है, डेटर्स आ सकते हैं, और कैश आ सकता है। अब देखिए शेयर कैपिटल, सब चीज़ें हमें देखनी है। शेयर कैपिटल हमने निकाला है कहीं ना कहीं पीछे वाले मेथड्स में, तो आप शेयर कैपिटल देखिए, सब चीज़ें दी गई हैं आपको। यहाँ सर आप देखेंगे स्टॉक है 1,00,000 रुपये का, डेटर्स हैं 1,20,000 रुपये के, फिक्स्ड एसिड्स हैं 4,80,000 रुपये के। तो सब चीज़ें हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ऐसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह हम निकाल चुके हैं। ये सब चीज़ें आप पहले कॉपी में करिएगा, जिससे कि आपको आसानी रहे। शेयर कैपिटल हमने 3,20,000 निकाला, रिजर्व सरप्लस 80,000 निकाले, तो ये सबको हमें फिल करना है अब इसमें। तो शेयर होल्डर्स फंड में देखिए शेयर कैपिटल मैंने अभी आपको बता रहा था 3,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 रुपये। लॉन्ग टर्म लोन हमने नॉन करंट, यानी नॉन करंट मीन्स लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लोन्स है हमारे पास, जो हमने निकाले थे 2,00,000 रुपये, और करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी 2,00,000 रुपये। टोटल करेंगे तो ये आपकी टोटल 8,00,000 रुपीज़ का टोटल आ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स माने जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हमने अभी निकाले थे 4,80,000, जो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। स्टॉक हमें निकाला था 1,00,000 रुपये, जो एवरेज स्टॉक निकाला था। डेटर्स 1,20,000 निकाले थे, और डिफरेंस जो आया था टोटल करंट एसेट्स, क्योंकि हमारे 3,20,000 के थे, उसमें 1,00,000 ये हो गया, 1,20,000 ये हो गया, और 1,00,000 रुपये हमारे कैश हो गया। और इसका टोटल करेंगे तो ये भी आपका 8,00,000 रुपये आ जाएगा, 8,00,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो आपको इसको कई बार आपको सवाल करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई मैनी टाइम्स, क्योंकि इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स भी लगती है। जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं वो उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और पहले आपको रेशियोज़ याद होने चाहिए, तभी आप इनको लगा पाएंगे कि किस जगह पर कौन सा रेशियो से हम ये वेरियस आइटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।